हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं रैंक ओनली स्टडीज़ में। मेरा नाम रविंद्र सिंह है और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में और यूजीसी नेट किया था क्लियर पॉलिटिकल साइंस में। जैसे कि आपको सबको पता है कि मैं आपको इन भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे। तो जैसे कि हमने पहले रेगुलेटिंग एक्ट से लेके जो भी कंपनी का रूल रहा भारत में 1857 तक, उस सभी के बारे में जो भी एक्ट उस समय पारित किए, काउंसिल एक्ट वगैरह, उन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया है। आगे हम अब 1909 का जो काउंसिल एक्ट आया था, तो उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो 1892 में एक्ट आया था, उसमें बहुत सारी कमी देखी गई। भारतीय लोगों को यह महसूस हुआ कि जो रिप्रेजेंटेशन उनको मिलना चाहिए था, वो रिप्रेजेंटेशन उनको उस मात्रा में नहीं मिला जिस मात्रा में उनको मिलना चाहिए था, या उन्होंने जो भी एक्सपेक्ट किया था उस समय। तो 1919 का जो काउंसिल एक्ट आया, इसको पारित करने के क्या क्या कारण थे, पहले मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको इसके जो भी प्रोविजन थे इस एक्ट के, उसके बारे में बताऊंगा और क्या इसका सिग्निफिकेंस रहा, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो पहले मैं बताऊंगा कि क्या कारण थे कि काउंसिल एक्ट 1919 को लाना पड़ा। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसने इस एक्ट को क्यों पारित किया। तो पहला जो कारण था, उस समय जो 1892 का एक्ट आया, उसके बीच जो भारतीय लोग थे उनको बहुत ज़्यादा कम रिप्रेजेंटेशन मिला और उनको किसी प्रकार के वोटिंग राइट नहीं थे। और इसके अलावा उनको ये भी राइट नहीं था कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वगैरह पूछ सके। तो पहला कारण तो आप देखोगे कि 1892 का जो काउंसिल एक्ट आया था, वही कारण इसको लाने के लिए पहला कारण रहा। उसके अलावा जो दूसरा मेन कारण उनको दिखाई देता है कि लॉर्ड कर्जन उस समय, जिस समय भारत में 1904 का समय था, उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के यहाँ पर वॉइस राय हुआ करते थे। तो उनकी जो भी नीतियां थी भारत के खिलाफ, वो बहुत नफरत भरी, आप कह सकते हो कि भारतीयों के खिलाफ उनकी नफरत भरी दृष्टिकोण था। उन्होंने कई प्रकार के एक्ट पास किए जिन्होंने कि भारतीयों की जो फ्रीडम थी और उसको कुचलने का काम किया। जैसे कि 1904 में उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू किया, जिसके कारण न्यूज़पेपर थे जो भारत में, जो एक तरह का अवेयरनेस का काम कर रहे थे भारतीय लोगों में, और उसको उन्होंने करप्ट करने के लिए ऑफिशियल एक्ट लेके आए। इसके बाद यूनिवर्सिटी एक्ट आता है। यूनिवर्सिटी एक्ट में जो हायर एजुकेशन थी, उसको कहीं ना कहीं भारतीयों को उससे दूर करने के लिए कोशिश की जाती है। और इसके अलावा 1905 में बंगाल का डिवीजन हो जाता है, बंगाल पार्टीशन हो जाता है, बंगाल का। बंगाल पार्टीशन होने के कारण जो भारत में एक तरह की जो राष्ट्रवादी प्रवृत्ति उस समय उजागर हो रही थी, उसको कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने करप्ट करने के लिए बंगाल का पार्टीशन कर दिया। तो इस कारण भी उस समय जो हालात थे वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे भारत के। और इसके अलावा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। आगा खान की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और ये मुस्लिम लीग मेनली जो मुस्लिम लोग थे भारत में, उनके जो इंटरेस्ट थे उनको फुलफिल करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और ये मुस्लिम लीग का डेपुटेशन मिलता है जो उस समय भारत के 1907 के करीब ये भारत में शिमला में जाके जो उस समय के भारत के वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो, उनको मिलते हैं और उनको ये बताते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, वो बहुत ज़्यादा कम है। और उनको ये पता लग गया था कि अंग्रेज अब कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए एक और एक्ट लेके आने वाले हैं। तो उन्होंने अपनी जो उनकी जो डिमांड थी उसके बारे में बताया कि ताकि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा 1896 से लेके 1900 के बीच भारत में
प्लेग की समस्या आ जाती है और इस बीमारी के कारण लाखों लोग मर जाते हैं, गांव के गांव खाली हो जाते हैं और भारत में एक तरह से भूखमरी की समस्या खड़ी हो जाती है। और जो सरकार उस समय जो कदम उठा रही थी, जो भी सरकार एफर्ट्स कर रही थी, वो नाकाफी थे और भारतीय लोग उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो इसके कारण इसका जो हम तीसरा कारण पढ़ते हैं, जो तीसरा कारण हमें देखने को मिलता है, सूरत का अधिवेशन होता है 1907 में, जिसके बीच की जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट्स, ये दोनों दो भागों में बढ़ जाते हैं। जो कांग्रेस होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में। जो मॉडरेट होते हैं वो उनका मेनली ये मतलब उद्देश्य रहता है कि अंग्रेज भारत में शासन करते रहें, परंतु भारतीयों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। वो ये नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत में अपना जो उनका शासन व्यवस्था है उसको खत्म किया जा सके। परंतु जो मॉडरेट थे उनकी थी यही मतलब मेन उद्देश्य था। परंतु जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि भारत में स्वय शासन आए कि भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, उनके द्वारा ही लॉ बनाए जाए, उनके द्वारा ही उन लॉ को लागू किया जा सके। तो इन दोनों की जो विचार थे उन दोनों में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण सूरत का जो अधिवेशन होता है उसके बीच कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो जाती है। और आपको ये भी बताऊंगा कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट थे, इनके काम करने की जो कार्य प्रणाली थी वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। जैसे मॉडरेट मेनली तो वो रिक्वेस्ट के जरिए या अपनी अंग्रेजों को अपील के जरिए अपनी डिमांड्स को बताते थे और वो मेनली शांतिपूर्ण और संवैधानिक ढंग से बदलाव चाहते थे। परंतु जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका मानना था कि जो अंग्रेज हैं भी वो अपील या रिक्वेस्ट के जरिए उनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रेरित होते हैं कि आपको क्रांति के जरिए ही भारत में हमें बदलाव आ सकता है भारत में। तो ये एक मुख्य कारण रहता है। इसके साथ ही जो क्रांतिकारी घटनाएं बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि जो बंगाल के डिप्टी कमिश्नर थे, ढाका के डिप्टी कमिश्नर थे, उनके ऊपर गोली से हमला किया जाता है। इस प्रकार ही बंगाल के जो डिप्टी गवर्नर थे उनके ऊपर बम के साथ हमला किया जाता है और उनको उड़ाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। भारत में गरीबी, बेरोजगारी, इस प्रकार की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण भारतीयों में निरंतर उनमें जो सरकार के प्रति रोष था वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा जो न्यूज़पेपर थे उस समय, जो हमारे यहाँ पर लोकल न्यूज़पेपर थे वो उनका भी यहाँ पर जो उनकी प्रिंटिंग थी वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और ये लोकल न्यूज़पेपर लोकल लैंग्वेज में शुरू हो जाते हैं, जैसे केसरी हो गया। ऐसे न्यूज़पेपर जो भारत की समस्याओं के बारे में जो भारत के लोग थे उनको अवेयर किया करते थे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इतने सारे कारण होने के कारण अंग्रेजों को ये लगा कि हमें अब कोई ना कोई भारतीयों को रिफॉर्म करने देने पड़ेगी, मतलब भारत में अब रिफॉर्म करने की जरूरत है। नहीं तो जो 1857 में जो क्रांति हुई थी कहीं ना कहीं वैसे ही क्रांति हमें दोबारा देखने को ना मिल जाए, इसलिए वो ये 1909 का काउंसिल एक्ट पारित कर देते हैं। तो इस काउंसिल एक्ट के क्या क्या प्रोविजन होते हैं वो पहले मैं आपको बताऊंगा। पहले इसमें क्या प्रोविजन किया जाता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके मेंबर्स को इंक्रीज किया जाता है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि इन जो मेंबर थे इनकी संख्या को धीरे धीरे से बढ़ाया जाता है, वैसे ही अब इनकी संख्या बढ़ा के 69 कर दी जाती है, जो पिछले एक्ट में 20 के करीब थी। तो अब इसमें क्या किया जाता है कि जो 37 मेंबर होते हैं ये ऑफिशियल मेंबर होते हैं, जो कि मेनली ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे होते हैं या ब्रिटिश सरकार की जो रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 32 मेंबर होते हैं ये नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं, जिनमें से कुछ को
नॉमिनेट किया जाता है, और नॉमिनेट भी वही मेंबर हुआ करते थे जो ब्रिटिश सरकार के ज्यादा क्लोज हुआ करते थे, और ये वोटिंग में भी ब्रिटिश सरकार का ही साथ दिया करते थे। तो जो इलेक्टेड मेंबर थे, इलेक्टेड मेंबर की संख्या 27 होती है। 27 में से 8 मेंबर होते हैं, उनमें से मुस्लिम को चुना जाता है। ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये आपको समीकरण देखने को मिलती है, और ये 28 जो ऑफिशियल मेंबर होते हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर जनरल के द्वारा, और जो 9 मेंबर हैं ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। ये मेनली वही मेंबर होते हैं जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसी के मेंबर को एक्स ऑफिशियो मेंबर यहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाता है। तो आप देख सकोगे कि 37 मेंबर ऑफिशियल मेंबर हो गए और 5 मेंबर नॉमिनेट हो गए। तो मेनली अभी भी सेंटर में जो देखोगे मेजॉरिटी है वो अभी भी सरकार की ही बनी हुई है। तो इसके अलावा आप देखोगे उस समय भारत में प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हुआ करती थी, जैसे पंजाब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस हो गया, इसके अलावा बंगाल, मद्रास, उनमें भी जो ये प्रोविंस होती थी उनके मेंबरों की भी संख्या बढ़ाई गई, परंतु इनकी संख्या एक समान नहीं थी। किसी प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव मेंबर थे वो कम थे, किसी के कम थे, किसी कम थे, किसी के ज्यादा थे। और जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं इनके फंक्शन को भी बढ़ाया जाता है। इनके फंक्शन में पहले क्या होता था कि वो सिर्फ किसी प्रकार का क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ सकते थे, और उनको कोई वोटिंग का राइट नहीं था। वोटिंग का राइट तो इस एक्ट में भी नहीं मिल पाता, परंतु उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिल जाता है जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर, राइट। एंड इसमें एक जो हमें मुख्य बिंदु देखने को मिलता है कि इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हो जाती है। ये सांप्रदायिक जो चुनाव प्रणाली थी वो लागू कर दी जाती है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि इसमें जो मैंने आपको पहले बताया था कि 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी, उसके बाद जो उनका एक डेपुटेशन था वो लॉर्ड मिंटो को शिमला में मिलता है, और जो मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन जो लेजिस्लेटिव असेंबली में कम थी उसको बढ़ाने के लिए वो एडवोकेट करते हैं। तो इसी को मुख्य रख के जो लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म लेके आते हैं, उसमें कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी प्रोविजन किया जाता है। इसमें क्या अर्थ होता है कि जो मुस्लिम मेंबर हैं वो उनको इलेक्ट करने का जो मतलब वोटिंग का राइट भी मुस्लिम को ही दे दिया जाता है। मान लीजिए, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर जो मेंबर इलेक्शन को कंटेस्ट करेगा, यहाँ पर जो इलेक्शन में खड़ा होगा व्यक्ति, वो उम्मीदवार होगा, वो भी मुस्लिम ही होगा, और जो यहाँ पर वोटिंग करेंगे, जो यहाँ पर वोटर होंगे वो भी मुस्लिम होंगे। यानी कि इससे सीधा मतलब आप देख सकते हो कि धर्म के आधार पर वोटिंग राइट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। वोटिंग राइट भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, और कंटेस्ट करने का राइट भी धर्म के आधार पर मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो ये रिप्रेजेंटेशन था ये बहुत लिमिटेड था। मेनली जैसे मैंने आपको पहले बताया था 1892 के एक्ट में, उसमें मुख्य रूप से वही व्यक्ति चुन के आते थे जो मतलब लैंड लॉर्ड हुआ करते थे, या राजे महाराजे, उन्हीं को ही रिप्रेजेंटेशन मिला करता था। वही प्रवृत्ति हमें इस एक्ट में भी देखने को मिलती है। जो आपको बताऊंगा कि जो रिप्रेजेंटेशन था वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था और डिस्क्रिमिनेटरी था। डिस्क्रिमिनेटरी कैसे था कि इसमें जो वोटिंग राइट था, मान लीजिए कि एक इसमें जो प्रोविजन किया हुआ था कि एक मुस्लिम व्यक्ति जो 3,000 रुपए पर एनम कमाता हो और टैक्स देता हो गवर्नमेंट को, उसको वोटिंग राइट दे दिया जाता है। और जो नॉन ऑफिशियल मान लीजिए नॉन मुस्लिम व्यक्ति होता है, वो चाहे 3 लाख रुपए कमाए पर एनुअल और टैक्स देता हो, उसको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। आप देख सकते हो कि दोनों में कितना डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है।
एक तरफ तो मुस्लिम मेंबर, एक मुस्लिम व्यक्ति, उसको वोटिंग का राइट दे दिया गया है जो 3,000 रुपये पर एनम कमा रहा है और टैक्स दे रहा है, और दूसरी तरफ नॉन मुस्लिम जैसे कि हिंदू, सिख, पारसी हो गए, उनको 3 लाख रुपए भी व्यक्ति वो कमाता हो और टैक्स देता हो, उसको वोटिंग का राइट नहीं दिया जाता। तो इसके कारण जो ये वोटिंग राइट है वो लिमिटेड मिलता है बहुत ज्यादा। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन थी लेजिस्लेटिव मेंबर का, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनने के लिए, वो बहुत ज्यादा इनके द्वारा ऊंची रखी जाती है कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के मेंबर थे उनको जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए या म्यूनिसिपल कमेटीज होगी उनके मेंबर होना जरूरी था। और जो ये म्यूनिसिपैलिटीज के मेंबर थे इनकी इलेक्शन डायरेक्ट रूप से की जाती थी, जो गांवों में या शहरों में लोग रहते थे। परंतु आगे जो म्यूनिसिपैलिटीज के मेंबर हुआ करते थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के मेंबर की में इलेक्शन में भाग लेते थे, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के मेंबर थे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की चोन में भाग लेते थे। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि इसके द्वारा क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखी जाती हैं। बहुत थोड़े व्यक्तियों को ही इलेक्शन में खड़े होने और वोटिंग का राइट मिल पाता है। इसके अलावा जो भारतीयों के लिए, यदि इसमें भारतीयों को कुछ मिला है वो मिला है कि इसमें पहली बार जो गवर्नर जनरल होते हैं या वाइसराय, उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले भारतीय एसपी सिन्हा जी को इसमें अपॉइंट कर लिया जाता है, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिसमें मेनली अभी तक ब्रिटिशर्स को ही मौका मिल पा रहा था। तो पहले भारतीय एसपी सिन्हा थे, इनको एज ए लॉ मेंबर अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा ये तो भारत में अपॉइंटमेंट होती है, इसके अलावा ब्रिटेन में भी अपॉइंटमेंट भारतीयों को मिलती है। जो मैंने आपको बताया था कि 1858 में जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से, 1858 में जो एक्ट आया था, तो इसमें यह प्रोविजन किया गया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनकी एक काउंसिल होगी, एक भारतीय काउंसिल होगी, उसमें मेनली 15 मेंबर को अपॉइंट किया गया था पहले तो इसके बीच मेनली ये ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, परंतु पहली बार 2 भारतीयों को भी इसमें अपॉइंट किया जाता है, जिसमें कि एक होते हैं हमारे SH बिलग्रामी और दूसरे KG गुप्ता। उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल थी जो ब्रिटेन में काम करती थी उसमें इनको अपॉइंटमेंट मिलता है। तो आप देख सकते हो कि जो जिम्मेवार सरकार भारतीय लोग चाहते थे इस एक्ट के माध्यम से, वो इनको नहीं मिल पाती है। इसमें किसी प्रकार की जिम्मेवार या आप कह होगी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की कोई भी आपने इसमें कोई प्रोविजन नहीं देखने को मिलता है। दूसरा, इससे भारत में जो राष्ट्रवादी प्रवृत्ति उस समय उजागर हो रही थी या पैदा हो रही थी, उसको दबाने के लिए इन्होंने कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन है, जो सांप्रदायिक चोन प्रणाली है, उसकी शुरुआत कर दी जाती है। तो इसके अलावा इस एक्ट में और मुख्य रूप से भारतीयों के लिए कुछ नहीं मिलता। ये एक तरह का आप देख सकते हो कि भारतीयों को सिर्फ शांत करने के लिए ये एक्ट लाया जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट